बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे माली हालात कुछ ज़्यादा ठीक न थे, तभी वालिदैन चाहते थे कि मेरे दोनों भाई पढ़ लें और मैं मैट्रिक के बाद घर बैठ जाऊं। एक और वजह अब्बा के इनकार की ये भी थी कि हमारे इलाके में कोई गर्ल्स कॉलेज न था। एक बॉयज़ कॉलेज ज़रूर था जिसमें लाहौर से तबादला होकर आए अफसरान की लड़कियां दाखिला ले लेती थीं, लेकिन सख्त माहौल होने के सबब मकामी लड़कियां मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने का नाम भी लेने की हिम्मत न करती थीं। ऐसे में वालिद की तरफ से मुझे इजाज़त मिल जाना एक मौजज़े से कम न था। मैंने जब कॉलेज में दाखिले की ज़िद की, सबसे पहले दोनों भाइयों ने मेरे खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा, अगर कशमाला ने कॉलेज में दाखिला लिया तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। हमको ये हरगिज़ गवारा नहीं कि वो लड़कों के साथ पढ़े। वालिद साहब स्कूल मास्टर थे और इनको इनके हेड मास्टर साहब ने कायल किया कि बेटी को ज़रूर कॉलेज भेजना। आज न कल हमारे इलाके में लड़कियों का कॉलेज ज़रूर बनाया जाएगा, तो इसमें पढ़ाने वाली आला तालीम याफ्ता ख़वातीन कहाँ से आएंगी? ये तो वो बच्चियाँ होंगी जो आज पढ़ेंगी तो कल को लेक्चरार बनेंगी, डॉक्टर बनकर इलाके की खिदमत करेंगी। और वालिद साहब की समझ में बात आ गई कि आगे वक्त बहुत तेज़ रफ्तार हो जाएगा। हमारे बच्चे ज़माने से कदम मिलाकर ना चल सके तो पीछे रह जाएंगे। उन्होंने बेटों को समझाया, तुमको बहन के कॉलेज में दाखिला लेने से ऐसी ही गैरत आ रही है तो बेशक कॉलेज छोड़ दो। मेरी कशमाला ज़हीन है और पढ़ लिख कर देख लेना, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगी। भाइयों ने देखा कि अब्बा किसी और नहज से सोचने लगे हैं। उन्होंने बोरिया बिस्तर बांधा और नज़दीकी शहर पढ़ने चले गए, क्योंकि वहाँ हमारे नाना मामू और खालाओं के घर थे। लिहाजा शहर मुल्तान भी अजनबी न था और हमारे इलाके से सिर्फ 60-70 मील दूर था। वालिद साहब ने उन्हें जाने दिया, लेकिन मुझे कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त दे दी। मैं जानती थी कि यह सब कुलसूम की वजह से हुआ है, जो हेड मास्टर साहब की बेटी थी और मेरे साथ पढ़ती थी। वही तो एक सबसे करीबी और प्यारी दोस्त थी और हम अपना हर दुख सुख एक दूसरे से बिला झिझक कह दिया करते थे। जब वालिद साहब की तरफ से इनकार हुआ और मैं मायूस हो गई तो मैंने कुलसूम से कहा कि अब मैं आगे ना पढ़ सकूंगी। अब्बा ने मना कर दिया है और दोनों भाई तो धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने दाखिला लिया तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। उन्हें किसी तो ये गवारा नहीं कि हम और वो एक कॉलेज में हों। तुम ज़रूर कॉलेज में दाखिला लोगी, अगर तुमने दाखिला ना लिया तो मैं भी ना जाऊंगी। आज ही अब्बा से कहती हूँ, वो तुम्हारे अब्बा से बात करेंगे। कुलसूम ने सही कहा था, इसने मेरा केस लड़ा, अपने वालिद को वकील बनाया। यूँ हमारी जीत हो गई, क्योंकि हेड मास्टर साहब वालिद के मोहसिन थे। उन्हीं की कोशिशों से मेरे बाप को नौकरी मिली थी और दोनों बचपन के साथी थे। हेड मास्टर साहब की बात और वो कभी नहीं टाल सकते थे। मैं बहुत खुश थी। पहले रोज़ ही से मैं और कुलसूम इकट्ठे कॉलेज जाने लगे। कॉलेज घर से कुछ फासले पर था, लेकिन हम पैदल ही जाते थे। यह हमारा कॉलेज का चौथा दिन था जब एक नौजवान को अपने पीछे आते देखा। उफ मेरे खुदा! सोचा कि यह अचानक क्या मुसीबत नाज़िल हो गई। इतनी मुश्किल से तो इजाज़त मिली थी, शायद इसलिए अब्बा मना कर रहे थे। भाई मुखालफत करते थे। उन्हें मालूम था इस इलाके में कॉलेज आने वाली लड़कियां ऐसे लड़कों के लिए अजूबा होती हैं कि जिन लड़कों को कोई और काम नहीं होता, वो तालबात का ताक़ुब करने लगते हैं। इसमें लड़कियों का क्या कसूर? लेकिन सज़ा उन्हीं को मिलती है और उनको घर बैठा दिया जाता है। शायद शहरी लड़कियों को ऐसे मसाइल दरपेश ना हों, लेकिन हम देहात की बासी लड़कियां तो पुरानी रवायात के हाथों बस मर मर कर जीती हैं। हमारा इलाका तो एक बस्ती जैसा था, सभी एक दूसरे को जानते थे। ना जाने ये कौन सा शख्स था जो हमारा पीछा कर रहा था, या कि हमको वहम गुमान हुआ था कि हमारा वो ताक़ब कर रहा है। कुछ देर बर्दाश्त किया, सोचा अगर आज पहले दिन इसे ना रोका टोका तो रोज़ ही यही वतीरा अपनाएगा। हमारी बदनामी मुफ्त में होगी, तालीम से तो जाएंगे ही, कहीं के ना रहेंगे। तब अब्बा और भाइयों को क्या जवाब देंगे? चलते चलते ठहर गई और अपने पीछे आने वाले इस नौजवान को खूब सुना दी कि तुमको हया नहीं आती, आवारा इंसान, लड़कियों का पीछा करते हुए। इसने खामोशी से हमारी लान तान सुन ली और बगैर कुछ कहे चला गया और फिर कभी नज़र न आया। मैंने भी शुक्र किया कि जान छूटी। कुछ दिनों बाद अचानक एक रोज़ ये ख्याल आया कि हो सकता है वो वैसे ही अपनी राह आ रहा हो और हमारा पीछा करने की गर्ज ना हो। कुछ अपने आप में मगन भी होते हैं। हमें गुमान हो गया कि ताक़ब कर रहा है। अगर शरीफ आदमी ना होता तो तंग करने को दोबारा आता।
تب کیا کر لیتے، مگر وہ کبھی دوبارہ کالج کے راستے میں ہم کو نظر نہ آیا۔ کلثوم سے کہا کہ اس دن جانے کیا مجھے کیا ہوا جو اس شریف آدمی پر برس پڑی اور بھرے بازار میں اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ شریف آدمی تھا؟ تم کو یہ کیسے معلوم کہ وہ واقعی شریف آدمی تھا؟ ہاں بھئی، اگر شریف نہ ہوتا اور ہم کو تنگ کرنا ہی مقصود ہوتا تو شاید ہمارا کالج جانا بھی دو بھر ہو جاتا۔ وہ بار بار ہمارا تعاقب کرتا اور ہم ضد چاہ کر تعلیم چھوڑ دیتے۔ میری تعویل سن کر اس نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی، افسانوں کہانیوں میں ایسی باتیں پڑھتے تھے کہ پہلے ہیروئن ہیرو سے ٹکرائی، لڑکی نے اس معصوم کو ڈانٹ ڈپٹ سے نوازا، بعد میں اسی کے تصورات میں کھو کر آہیں بھرتی۔ ارے بابا، ایک بار تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تو بھول جاؤ، اسے ذہن سے محو کر دو۔ پیچھے آیا تو آیا، چلا گیا تو چلا گیا، اب دھڑکا کس بات کا؟ اس روز پہلی بار اپنی یہ بچپن کی سہیلی مجھے بہت بری لگی۔ کس قدر نامعقول ہے، میں نے سوچا، ہر بات کو مذاق میں سمجھ لیتی ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، ہم نے بخیر و عافیت ایف اے پاس کر لیا اور اب تھرڈ ایئر میں آ گئے۔ ایک روز میں اور کلثوم کچھ کتابیں خریدنے گئے، بک شاپ قریب تھی۔ واپسی پر ایک موٹر بائیک والا اس قدر تیزی کے ساتھ گزرا کہ کلثوم گر گئی اور سڑک سے لڑکتی ڈھلوان پر جا پڑی۔ اسے کافی چوٹ آئی کہ اٹھنے سے قاصر تھی، تبھی پیچھے آتی کار ہمارے قریب آ کر رکی اور اس میں بیٹھا آدمی اتر کر میرے پاس آیا۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی سہیلی کو سہارا دے کر ڈھلوان سے اوپر لے آؤں؟ لگتا ہے کاری چوٹ لگی ہے، وہ بے سدھ پڑی ہیں۔ میں چونکہ کافی پریشان تھی، کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ ڈھلان کے نشیب میں پھسلن تھا، خود اتر کر اس کی مدد کرنے سے قاصر تھی، مجبور ہو کر اس کی مدد قبول کرنی پڑی اور وہ نشیب میں اتر گیا۔ بڑی دقت سے کلثوم کو سہارا دے کر اوپر سڑک تک لایا۔ کلثوم کی بری حالت تھی، شاید پاؤں میں موچ آ گئی تھی، ایک قدم نہیں چل سکتی تھی، درد سے کرا رہی تھی۔ کشمالہ پلیز مجھے پکڑو ورنہ گر پڑوں گی۔ دونوں پیروں میں چوٹ آئی ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی، ٹانگ میں بھی درد ہے۔ تبھی وہ شخص گویا ہوا، گھڑے میں گرنے سے آپ کو شاید کوئی اور بھی گہری چوٹ لگی ہے۔ آپ میری کار میں بیٹھ جائیں، میں اسپتال تک چھوڑ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہو۔ مجھے بھی اپنی دوست کی حالت ٹھیک نہ لگ رہی تھی، اس کے سر سے خون رس رہا تھا۔ جس گھڑے میں وہ پیچھے ہوتے ہوئے لڑک کر گری تھی، اس کی گہرائی کافی تھی، اس نوجوان نے تسلی دی اور میں نے ہمت کی کلثوم کو اس کی کار میں سوار کرایا، خود ساتھ بیٹھ گئی اور وہ ہم کو ہاسپٹل لے آیا اور جو نزدیکی شہر میں تھا۔ طبی امداد ملنے سے میری سہیلی کی حالت سنبھل گئی، پین کلر انجیکشن لگا، ٹانگ اور پاؤں کے ایکس رے ہوئے۔ تب تک وہ ہمارے ساتھ رہا کیونکہ ڈاکٹر اس کا دوست تھا۔ ہم کو ہاسپٹل میں بڑی سہولت ہو گئی۔ ہاسپٹل سے بوائز اسکول میں نے چاچا فیض کو فون کر کے صورتحال بتائی۔ وہ بولے، بیٹی ابھی آتا ہوں، تم لوگ وہیں ٹھہرو۔ وہ کلثوم کے ابو آدھ گھنٹے بعد آ گئے۔ ہاسپٹل ہمارے علاقے سے دور تھا، وہ اپنے ایک شاگرد کے گھر سے ان کی کار مانگ کر لائے تھے۔ جب ہم چلنے لگے تو میں نے کہا، انکل ان کا شکریہ ادا کریں، انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ انکل فیض نے اجنبی لڑکے سے ہاتھ ملایا تو پہچان لیا۔ بولے، تم زمیندار الایا صاحب کے بیٹے ہو نا؟ اب گاؤں میں کبھی نظر نہیں آئے؟ جی، میں لاہور کالج میں پڑھتا ہوں اور وہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آتا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹے، تمہارے ابو سے سلام دعا ہے، میں کبھی آؤں گا شکریہ ادا کرنے۔ ضرور آئیے گا، ان کو خوشی ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ تبھی اچانک جیسے ذہن میں گزری یاد کا کوندا لبکا، یہ شکل جانی پہچانی لگی، پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں؟ ذہن پر زور دیا، یہ وہی تھا جو ایک روز ہمارے پیچھے چل رہا تھا اور میں نے بھرے بازار میں اسے ذلیل کیا تھا، ہمارے تعاقب میں آنے والا۔ دوسرے روز کلثوم کی عیادت کو اس کے گھر گئی تو بتایا کہ کل جس نے ہماری مدد کی تھی، جانتی ہو وہ کون تھا؟ وہی تعاقب والا۔ ارے نہیں، وہ تو کب کا غائب ہو گیا، کبھی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ ہاں بھائی، یہ وہی تھا، بالکل وہی۔ میں نے ذہن کے پردے پر خوب زور دیا ہے، اور وہ دوبارہ نظر بھی کیسے آتا؟ وہ تو لاہور پڑھتا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے۔ جانتی ہو کس کا بیٹا ہے؟ گاؤں کے پاس جو صاحبدار صاحب نے اپنی راضی فروخت کی تھی، وہ ان کے والد الایا صاحب نے خریدی۔ اس وقت والد صاحب بھی اس خرید و فروخت میں گواہ تھے۔ بابا جان مراد کے والد کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تو ان کا نام مراد ہے؟ ہاں، ابو نے بتایا ہے۔ دل میں اس کا نام دہرا کر مسرت کی ایک لہر محسوس کی۔ کشمالہ، کتنا خوبصورت ہے وہ، اے کاش! اور اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، یہ موضوع مزید چھیڑنا نہ چاہتی تھی۔ جانے کیوں میرا دل کلثوم سے آج پہلی بار رازداری برت رہا تھا۔
वही हुआ जिसका धड़का हर नौजवान दिल को होता है। मैं मुराद के ख्यालों में गुम हो चुकी थी। किताब खोलती तो इसका चेहरा नजर आता, किताब बंद करती तो इसका चेहरा नजर आता। या अल्लाह, ये कैसी बीमारी थी? क्या मैं एक परछाई की शिदाई हो गई थी? क्या एक साए की ताकत में जा रही थी? ये कोई मामूली बात ना थी। दिन रात किसी के ख्याल में खोए रहना, इंसान फिर तो दुनिया के किसी काम को करने के लायक नहीं रहता, बेकार हो जाता है। अब तो इम्तिहान की तैयारी एक मुश्किल अमर हो गया। किताब पर लिखे हरूफ को घूरती रहती और घंटों महफूम ही समझ में ना आता। गुज़श्ता का पढ़ा भी भूल जाती। खुदा जाने ये कैसी बीमारी लाहक हो गई थी, जिसके लिए कोई तबीब मिलता था और ना इलाज था कोई इस मरज़ का। सालाना पेपर्स हो गए, रिजल्ट निकला, कुलसूम पास और मैं फेल हो गई थी। अब्बा ने बहुत डांटा और मेरा कॉलेज जाना बंद करा दिया। भाइयों ने शोर मचा दिया कि खामख्वाह पढ़ाने से फ़ायदा जब मोहतरमा का दिल ही पढ़ाई में नहीं लगता। मेरा किस कदर नुकसान हुआ बता नहीं सकती, लेकिन मुझे इस खसारे का भी एहसास न था कि किसी और दुनिया में रहने बसने लगी थी, और वो मुराद के साथ सवरात की दुनिया। एक दिन कुलसूम आई, बहुत अफसरदा थी। कहने लगी, अब्बू मेरी शादी कर रहे हैं। देखो तो कशमाला, इनको क्या हो गया है? वो जो ज़माने भर को समझाते हैं कि अपनी लड़कियों को पढ़ाओ, ग्रेजुएशन भी मुकम्मल नहीं करने दे रहे और शादी की तारीख रखती है। कहते हैं लड़का बहुत अच्छा है, इसकी तालीम मुकम्मल होगी और वो बैरून मुल्क जा रहा है, इसलिए शादी करके जाना चाहता है ताकि बीवी को ले जाने में आसानी हो। पढ़ाई के बारे में क्या कहते हैं? बाद में हो जाएगी, पहले शादी ज़रूरी है। बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, ऐसे अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। किससे कर रहे हैं तुम्हारी शादी? इस सवाल पर झंझलाकर बोली, मुझे नहीं खबर, किसी ने नहीं बताया किससे कर रहे हैं। वो जिससे भी कर रहे हैं मैंने इसे देखा थोड़ी है। या अल्लाह, ये क्या मम्मा है? क्या चचा का दिमाग पलट गया है या फिर इन पर किसी ने जादू कर दिया है? हाँ, वाकई जादू कर दिया था इन पर। जिम्मेदार अल्लाह यार ने, जिनको बेटे की खुशी हर हाल में अजीज थी, वो अपने साहबजादे मुराद का रिश्ता मांग लिया था। सर में घी पड़ जाने से सर नहीं जलता, कड़वे तेल की मालिश से जलता है। और ये रिश्ता तो घी शक्कर जैसा था। हेडमास्टर साहब इतने अच्छे रिश्ते को क्यों गंवाते भला? जब इनकी बेटी शादी के बाद कनाडा जा रही थी, और वो भी इतने अमीर कबीर घराने की बहू बनकर। मुराद ने इसी रोज़ इसको पसंद कर लिया था जब इसे अफ्तादा घड़े से निकाला था। वाकई कुलसूम थी भी खूबसूरत, नर्म नाजुक, हूर शमाइल। वो क्यों ना इसे पसंद करता? वालदैन पर दबाव डाला कि हेडमास्टर साहब की लड़की से शादी करनी है। अलाया साहब ने मान लिया, क्योंकि कुलसूम के वालिद की नेक नामी और अच्छी शोहरत तो सारे इलाके में मशहूर थी। इनको समधी बनाने में उन्हें आर ना था। बेशक माली एतबार से इनके हम पल्ला ना थे, लेकिन ज़माने में इज़्ज़तदार और ईमानदार तो थे। दयानतदारी की धूम थी इनकी। जिस रोज़ कुलसूम दुल्हन बनी बैठी थी, मैं सज संवर कर अच्छे कपड़े तनसेब करके इसकी रुखसती में गई। क्यों ना जाती? आखिर तो मैं वो मेरी बचपन की दोस्त, मेरी सबसे प्यारी सहेली थी। वो सुरख जोड़ा पहने ज़ेवरात में लदी मुस्कुरा रही थी। इसके दिल की खुशी मदम मुस्कुराहट के पसे पर्दा झलक रही थी, लेकिन मेरा दिल रो रहा था। मुस्कुराहट लबों पर आती और फिर लौट जाती थी। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया था। अचानक ही इसने मेरी जानब गहरी नज़रों से देखा। हैरत से बोली, कशमाला तुम उदास हो क्या? मेरी शादी से तुमको खुशी नहीं हुई? खुशी तो है मगर सदमा भी है। क्यों ना हो जाऊँ? मैं उदास हूँ, तेरी जुदाई का दुख भी तो सहना है। जानती हो कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई साथी, कोई और दोस्त, कोई सहेली नहीं। तेरे बाद किस कदर तन्हा हो जाऊंगी, कैसे गुजरेगी तेरे बगैर? ये कहकर इसके गले लग गई और फूट फूट कर रोई, इस कदर शिद्दत से जैसे इसके बाद रोने की घड़ी फिर न आएगी। वो तसल्ली दे रही थी, मुझे प्यार कर रही थी, लेकिन मेरे आंसू थे कि थमने का नाम न लेते थे। दिल आज क्यों उदास था? क्या कुलसूम से बिछड़ जाने की वजह से? नहीं, सहेलियों ने तो बिछड़ जाना होता है, ऐसे में दुल्हन जरूर होती है, मगर सहेली तो इसे तसल्ली देती है। यहाँ मामला ये हरगिज ना था। मुझे कुलसूम से बिछड़ने का दुख ना था, मेरे रोने की वजह तो कुछ और थी। मेरे ख्वाबों का शहजादा मुराद आज किसी और का होने जा रहा था। मुझे दिन रात, सुबह शाम, हर लम्हा हर पल मेरे साथ रहता था। मेरे ख्यालों में महकते फूलों की तरह, मेरे ख्वाबों में चमकते चांद की मानद। वो मेरी रूह की ताजगी और मेरे दिल का संकार, मेरी तो जिंदगी था। दिन रात जिसके लिए दुआ किया करती थी, एक बार इसे मुझसे मिला दे ऐ मेरे रब, बस एक बार रूबरू होकर इसे देख लूं, इससे बात कर लूं। दुआ किस रूप में कबूल हुई? वो रूबरू आया भी तो दुल्हा के रूप में, लेकिन ये मेरा नहीं, किसी और का दुल्हा बनकर आया था।
میری جان سے پیاری دوست کلثوم کا، اور میں شادی کی رسومات دیکھنے سے پہلے ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر آ گئی۔ کیسے دیکھ سکتی تھی وہ منظر جس نے تلوار بن کر میرے خوابوں کی سرزمین کو، میرے ارمانوں کے خون لہو لہو کر دیا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ شکریہ۔